हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आई होप तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जाम्पल 5th पर हैं। ओके, तो अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ साथ एसएचएम का भी है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैट और एसएचएम दोनों के कंसेप्ट इसमें लगेंगे, तो मैं दोनों चीजें एक एक करके समझाऊंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज नीचे रखा है, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं वाई एक्सिस पर। ओके, इसका चार्ज प्लस क्यू है, इसका भी चार्ज प्लस क्यू है, और एक्स एक्सिस पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया यहां पर। ओके, तो अब इस नेगेटिव चार्ज पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। ये दोनों डिस्टेंस आपको गिवन होंगी, ये डिस्टेंस L है, ये भी L डिस्टेंस नीचे है, और इस वाले चार्ज की डिस्टेंस है x। ओके, ये x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अरे ये क्या हो गया, तो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। कभी कभी मेरा पेन बदमाशी कर जाता है। तो प्लस क्यू और ये रहा रेड चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ये, तो इसको मैं माइनस क्यू लिख देता हूँ। और इस डिस्टेंसेस भी बना दी थी मैंने, डिस्टेंसेस थी L और X। ओके, तो अब आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है, तो मैं दोनों पहले लिख देता हूं। पहली चीज तो सिंपल होगी, पूछा जाएगा नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना है बताइए। ओके, और उसके बाद दूसरी चीज जो कि पूछे जाने का ज्यादा चांस है वो पूछा जाएगा, अगर इस माइनस क्यू चार्ज को यहां छोड़ दिया जाए तो इसका एसएचएम होगा या नहीं होगा, एसएचएम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो मैं दोनों चीजें एक एक करके समझाऊंगा। पहले अपन नेट फोर्स की बात करते हैं, विच आई थिंक इस पॉइंट पर आपको समझ में आने लग गया होगा कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। किस तरफ अट्रैक्ट करेंगे भाई? कोई भी चीज अट्रैक्ट कैसे करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नीचे वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाला चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, चूंकि मैंने ये दोनों चार्जेस सेम लिए हैं तो ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल ही आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सबसे पहले इन फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं F, और नीचे वाले का भी मैग्नीट्यूड F आएगा। लिख के देख लो चाहो तो, कितनी वैल्यू आएगी F की? F की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर? आर कितनी वैल्यू है? आर है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि इस हाइपोटेनस की बात कर रहा हूं मैं। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू आएगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आएगी के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ओके, तो ये आ गया फोर्स, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तो दोनों फोर्सेस हो गए। लेकिन क्या इन दोनों फोर्स को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं? नेट फोर्स, क्या मैं नेट फोर्स 2F लिख सकता हूं? अगर आपने लिखा है तो ये गलत है। ओके, गलती नहीं करने का। कैसे ऐड करेंगे फोर्सेस को? वेक्टर्स के जैसे, ऑफ कोर्स। तो ये दो वेक्टर्स है, ऐड करने के लिए या तो इनके बीच का एंगल लाऊं या फिर एंगल दिया नहीं हुआ है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मेरे को ये एंगल बहुत आसानी से मिल जाएगा। कौन सा एंगल? इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला थीटा मिल जाएगा आसानी से। तो मैं क्या करता हूं, इन फोर्सेस के कंपोनेंट कर लेता हूं। कंपोनेंट कैसे करोगे भाई? ये जो टेढ़ा सा फोर्स है F, इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है बात? कितने कितने होंगे ये कंपोनेंट देख लो। x कंपोनेंट हमेशा कितना आता है? x कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट आएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर थीटा तो दिया नहीं है, अभी तो आपने बोला थीटा नहीं दिया। अरे भाई दिया है, थीटा के लिए वैल्यूज है ना हमारे पास। ये L है, ये x है, और ये है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने एक्चुअली R माना है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई?
बेस अपॉन हाइपोटेनस। एफ की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा खतरनाक सा एक्सप्रेशन आता है, के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, थोड़ा खतरनाक तो है ये, पर कोई बात, मैनेज कर लेंगे इसको हम। अब ये इसका x कंपोनेंट लिखा है, ऐसे ही नीचे वाले का भी x कंपोनेंट होगा। तो अब नीचे वाले का x कंपोनेंट इधर होगा और उसका y कंपोनेंट इधर होगा। तो तुम ये बताओ कि कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे और कौन से कैंसिल आउट होंगे। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि जो y कंपोनेंट है दोनों का, जो y कंपोनेंट है दोनों का, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये fy इसका ऊपर की तरफ है और इसका fy नीचे की तरफ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे कौन से दोनों के? x कंपोनेंट, fx दोनों के। ओके, तो लेट्स से दोनों के x कंपोनेंट ऐड हो गए, तो नेट फोर्स कितना आया? 2 टाइम्स fx विच इज 2kqqx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो आई एम सॉरी बट इसका आंसर इतना गंदा एक्चुअली करेक्ट है। इसका यही आंसर है। नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना आया? 2kq बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, मनी मन इसको लिख सकते हो 2kqqx अपॉन, एक्चुअली आर क्यूब लिखा हुआ है नीचे। ओके, पर एनीवे पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट इजी था, पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम मुझे वैसे भी नहीं थी। तो पहला पार्ट हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स में लिख सकते हो पॉज करके, जो तुम्हें करना हो। पर अब मैं इसका सॉल्यूशन हटा रहा हूं। अब मुझे दूसरे पार्ट से मतलब है। जब भी किसी चीज पर फोर्स लग रहा है और फोर्स अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड मतलब इस नेगेटिव चार्ज पर एक्स डायरेक्शन पर एक फोर्स है विच इज अनबैलेंस्ड, तो ये फोर्स इसको इस तरफ भगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से भागेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सेंटर पे पहुंचेगा, फिर आगे निकल जाएगा। जब ये आगे निकलेगा तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स पीछे हो जाएंगे, फिर जाएगा जाएगा जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, और इस तरह से ये एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो एसएचएम अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा था, आई होप पढ़ा हो आपने सीरियसली, आई डोंट नो आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पर अंदाजा है मेरा। तो एसएचएम में हम कैसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? वी कैन राइट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कुछ m गिवन होगा क्वेश्चन में, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है? 2kqqx अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू ma। ओके, और इससे एक स्टेप अगले में आपके पास इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना? 2kqqx अपॉन m इंटू आर क्यूब। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब जिन लोगों ने एसएचएम पढ़ा है, राइट नाउ एक्सेलरेशन जो है इट इज, आपको लग रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पर अगर आप पूरी वैल्यू लिखो, पूरी वैल्यू मतलब आर की सही वैल्यू पुट करो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2kqqx बाई m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, नीचे भी ये एक्स स्क्वायर है, तो ये मोशन एसएचएम नहीं होगा। इट इज नॉट एन एसएचएम। जरा धैर्य रखना, ठीक है? चिल्लाने मत लगना कि अरे एसएचएम एसएचएम होता है, रुक जाओ। ये एसएचएम नहीं होगा। ये कौन सा होगा? इट इज जस्ट एन, नॉट एन एसएचएम, बट इट इज एन ऑसिलेशन।
ऑसिलेशन यानी कोई भी टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? ऑसिलेशन। आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। तो फिर एसएचएम कब होता है उसकी ध्यान से समझ लो, इक्वेशन कंडीशन जो बोलो। एसएचएम की कंडीशन होती है कि ए शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। और यहां पर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं था। लेकिन इफ x इज वेरी वेरी लेस देन l, फिर से तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा क्या x वेरी वेरी लेस देन l दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है, कंडीशनल हो गया, ठीक है। अगर दिया हुआ है, अगर x बहुत छोटा है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में आप x को इग्नोर कर सकते हो, डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हो, समझ रहे हो? न्यूमरेटर में इग्नोर नहीं कर सकते, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 में 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत असर पड़ेगा, पर 100 में 0.01 ऐड करोगे तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? रिपीट पे फिर से सुन लो। लेकिन बात यह है कि अगर x बहुत छोटा है तो नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप सिर्फ क्या लिख सकते हो? एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इग्नोर मार सकते हो। इग्नोर कर दिया तब क्या होगा? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये जो एक्सेलरेशन था इसकी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 2k/q/x बाई ml3। अब इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुछ लोग फिर से भड़क जाते हैं, अरे सर आपने बोला था a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए और यहां तो a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। अरे भाई एक बात समझो, इसको आगे खींच के रखोगे, x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ आई नेगेटिव या नहीं? आपने आगे रखा तो एक्सेलरेशन पीछे है, पीछे जाएगा तो एक्सेलरेशन आगे आएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई हमने मैग्नीट्यूड लिखे थे फोर्सेस के, जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस प्लस कहां से आएगा? पर अगर डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो इजंट इट ऑब्वियस कि अगर x पॉजिटिव रखोगे तो एक्सेलरेशन एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो फिर क्या गलत कर दिया हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था तो नेगेटिव नहीं लगाया था, डायरेक्शन लिखते तो हम माइनस भी लगाते। इज दैट क्लियर? कई लोग फंस जाते हैं, सर a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो आया नहीं तो हम क्या करें? कोई बात नहीं भैया, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया ना, डायरेक्शन खुद से देख लो। x आगे रखा, x पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। जब नेट फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव ही हो गया। जब नेट फोर्स पीछे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ हो गया। तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। इस केस में दिस इज नाउ एन SHM, ये अब एक SHM हो गया। बिना अप्रोक्सीमेशन के SHM नहीं था, अप्रोक्सीमेशन के साथ SHM हो गया। समझ में आई बात? एक ही क्वेश्चन और दो अलग अलग आंसर, किस पर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन में x वेरी वेरी लेस देन l दिया है या नहीं। और अब इसको कंपेयर करके आपको क्या मिल जाएगा? इसको कंपेयर करके आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो लेट्स बिल्ट अप सम स्पेस हियर, इसको हटाओ कचरा, ठीक है। थीटा वाली बात समझ आ गई होगी तुमको। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करके लिखेंगे तो आएगी √2k/q बाई ml3। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला SHM का विश्व विख्यात फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? 2 बाई ओमेगा। तो वो कितना बैठेगा? 2 अंडर रूट का उल्टा ml3 बाई 2k/q। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, किसी भी टॉपिक में पूछा जा सकता है, दोनों टॉपिक काउंट हो जाएंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इसका सेकंड पार्ट का, और या फिर नोट लिख लो अगर लिखना है तो, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो SHM हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या कंडीशन। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, अभी तक हमने ना फोर्सेस पॉइंट चार्जेस के बीच ही देखा, अभी तक हम हर बार पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स देख रहे हैं।
अब इस बार मेरा मन है कि मैं तुम्हें सिखाऊं वो केस जिसमें हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है, या एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा चार्ज जो है वो एक लाइन के ऊपर बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है मतलब इट्स अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से मेरे पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक रॉड या एक लाइन या एक स्टिक, जो मानना है मान लो, जिस स्केल से तुम्हारी पिटाई होती थी वो भी मान सकते हो, 6th एग्जाम्पल होगा शायद ये। ओके, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस रॉड पे बिखरा हुआ है और इस रॉड की लेंथ है एल लेंथ की रॉड है, उस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज बिखरा हुआ है। ओके, प्लस क्यू चार्ज इस पे पूरे पे बिखरा हुआ है। और इससे आर डिस्टेंस पर एक हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, ये दूसरा, ये एक टेस्ट चार्ज रख दिया, और इसकी वैल्यू है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू ले लेते हैं। ओके, और अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कैलकुलेट करो, या पूछा जाएगा इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों के बीच कितना फोर्स है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, वो कैलकुलेट करके बताना है। तो तुम बोल सकते हो उसमें कि सर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ तो Q1Q2/r² था, लेकिन वो तो आपने पॉइंट चार्जेस के लिए बताया है। यहां पर ये जो चार्ज है, रॉड के ऊपर जो चार्ज है, इसकी इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितनी लेनी चाहिए? क्या ये डिस्टेंस r है, या ये डिस्टेंस r+l है? या कुछ होशियार होंगे तुम में से, मतलब उतने होशियार नहीं पर थोड़े होशियार होंगे, कहेंगे सर मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेके लिख देते हैं, आंसर आ जाना चाहिए r+l/2 डिस्टेंस। भाई ये सब गलत है, ठीक है, ये सब गलत है। आप इस पूरी रॉड की डिस्टेंस इस छोटे चार्ज से ना तो r ले सकते हो, ना r+l ले सकते हो, ना r+l/2 ले सकते हो। आपके पास कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला इज फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है, आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट चार्ज आपके पास है नहीं, आपके पास लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। तो क्या करोगे? सिंपल है, बहुत ही सिंपल, डरना बंद करो इंटीग्रेशन से, टाइम टू मैन अप एंड लर्न इट। ओके, तो मान लो इनके बीच डिस्टेंस x पर बहुत सारे चार्जेस हैं, एक पर्टिकुलर चार्ज को पकड़ते हैं, ये वाला, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस चार्ज की बात करें तो क्या इसको हम पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर ये तो पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। अरे तो एक काम करते हैं, इसकी जो विड्थ है बहुत छोटी ले लेते हैं, बहुत छोटी, सबसे छोटी कितनी ले सकते हैं? dx विड्थ ले लेते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज है, तो अब तो तुम्हें बोलना चाहिए कि हाँ सर ये अब पॉइंट चार्ज जैसा लग रहा है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली x। क्या इसके और इसके बीच फोर्स लिख सकते हो? बोलते हाँ लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते ही हैं, ऑफ कोर्स, लिखने में क्या बुराई है। सॉल्व होगा नहीं होगा वो तुम्हें नहीं पता अभी, लेकिन इसका चार्ज कितना माने? भाई ये पूरा चार्ज q है, तो ये इसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटे हिस्से को dq लिख लेते हैं। ओके, बहुत छोटा सा हिस्सा है q का, तो उसको dq लिख लिया। तो अब इस dq और इस q के बीच फोर्स लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए तुमको। इनका बीच जो फोर्स होगा वो भी बहुत छोटा होगा। भाई जब एक चार्ज बहुत छोटा है तो उसके बीच फोर्स भी बहुत छोटा होगा, तो छोटे से फोर्स की वैल्यू df लिखते हैं, और वो क्या लिखेंगे? k q1 q2 बाई x²। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? x। बहुत बढ़िया। अब बस एक काम तुमको करना है, इस dq की वैल्यू कहीं से लाके सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ना बचपन से आप सीखते आए हो यूनिटरी मेथड, l लेंथ पर कितना चार्ज है? q। तो 1 लेंथ पर कितना चार्ज होगा? q/l। तो dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा? q/l इंटू dx। ये किसकी वैल्यू निकल आई?
dx लेंथ पर जो चार्ज है, और वो कितना चार्ज माना है हमने, dq चार्ज माना है। dx लेंथ पर कितना चार्ज है, dq। फिर से सुन लो, l लेंथ पे q तो 1 पे q बाई एल, तो dx लेंथ पर कितना चार्ज है, q बाई एल इंटू dx। यूनिटरी मेथड ना समझ में आए तो फिर गुस्सा आ जाती है मुझे, 100 संतरे की वैल्यू इतनी है तो एक की कितनी होगी, तो dx संतरे की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं दिलाओ, ओके, समझ जाओ ऐसे ही प्यार से। ठीक है, क्लास में होते ना तो फिर बताता मैं तो, कोई बात नहीं। dx पर इतना चार्ज है, ठीक है, इसको फटाफट यहाँ पुट करो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट, बहुत लंबी वीडियो हो गई। dq की वैल्यू पुट करते हैं, q बाई एल इंटू डी एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू बाई एल। जो कांस्टेंट चीजें हैं बाहर निकालो, और जो अंदर बचा वो बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन से डरने का नहीं, इंटीग्रेशन से डर के तुम भागोगे, भाग सकते हो लेकिन बचोगे नहीं। x की पावर n, x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये भी x की पावर n ही है, पर n की जगह यहां पर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज को लिख दो। x की पावर है -2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जाएगा के क्यू बाई एल। मेरे को ना कांस्टेंट लिखने में मजा नहीं आता बार बार, पर कोई बात नहीं, मजबूरी है। x की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन। बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम में से कितनों को इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता। ये आएगा x की पावर -1 अपॉन -1। आई थिंक काफी ज्यादा छोटे बच्चों की तरह सिखा दिया मैं, 9th के बच्चे भी पढ़ लेंगे इसको, तो आई होप तुमको समझ में आ गया हो। फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, इतनी कैलकुलेशन के बाद आंसर आया है k बाई एल, और इंटीग्रल आया है -1 बाई एक्स। इसकी लिमिट्स लगानी होंगी, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगानी होती है। तो इन सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लिखना है, तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी ले सकते हैं हम, ये वाली। x की वैल्यू जब हम r लेंगे तो ये वाला चार्ज पार्टिकल लपेटे में आ जाएगा, और x की सबसे बड़ी वैल्यू जब हमें ये वाले चार्ज का भी फोर्स लिखना है, तो यहां से यहां तक के लिए x की मिनिमम वैल्यू r और मैक्सिमम r प्लस एल। तो लिमिट्स जो है वो होंगी r से लेके r प्लस एल तक, तो r से लेके r प्लस एल, ओके। और इसको जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जगह समाप्त होती हुई पूरी तरीके से। काश मेरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड होता तो बहुत ज़्यादा जगह होती। इसको वैल्यू पुट करके -1 अपॉन r प्लस एल एंड माइनस ऑफ -1 बाई आर। भाई इसके आगे सॉल्व करने की जिम्मेदारी वैसे तो तुम लोगों की होनी चाहिए, तुम मुझसे फालतू मेहनत कराते हो, लेकिन चलो कर देते हैं। k बाई एल इंटू 1 बाई आर -1 बाई आर प्लस एल। अब मैं इसके आगे डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो मैं समझ में आ जाना चाहिए। तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो। ये डायलॉग तुम्हें घर पे भी पढ़ते रहते होंगे, कोई बात नहीं, मेरे को अभी भी पढ़ते रहते हैं। इंटू एल अपॉन एल इंटू आर प्लस एल। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा की जाती है, और आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और अगर तुमको अभी समझ में आ गया है तो गलती से भी मत सोचना कि तुमसे ये हो जाएगा। इस वीडियो को ऑफ करने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेना, फिर से कर लेना, क्योंकि टफ क्वेश्चन 10 सीखोगे तो इजी बहुत सारे हो जाएंगे सॉल्व, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेना सोने से पहले। चलो बाय बाय।